नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ है अदिति राजपूत। शुरुआत कर रहे हैं हम किस तरह से ईडी के शिकंजे में फंसती नजर आ रही हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस। दरअसल धोखाधड़ी के मामले में सुकेश चंद्रशेखर और धोखाधड़ी के इस मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ईडी ने कहा है कि जैकलिन को सुकेश चंद्रशेखर पर चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी थी। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बावजूद जैकलिन ने उससे मुलाकात की और तमाम गिफ्ट्स वो लेती रहीं। जैकलिन ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, ये भी ईडी का कहना है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक जैकलिन ने अपने फोन को क्लीन किया, इससे कई अहम सबूत जो हैं वो नष्ट हो गए हैं। ये साफ तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ का मामला है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक जैकलिन को सुरेश के आपराधिक इतिहास और पहचान के बारे में जानकारी थी कि वो किस तरह की लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं। इसके बावजूद जैकलिन ने इन चीजों को नजरअंदाज किया। सुकेश से गिफ्ट्स और आर्थिक मदद लेती रही वो, और साफ तौर पर अपराध से होने वाली आय में भागीदारी जैकलिन फर्नांडिस की है। अब 12 सितंबर को पूछताछ के लिए जैकलिन को नोटिस भेजा गया है। और हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर। मुकेश, यहाँ पर पिछली बार जब आरोपी में जैकलिन का नाम आ गया था ईडी की चार्जशीट में, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि उन पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। और जिस तरह के आरोप या बातें ईडी की तरफ से कही जा रही हैं, साफ तौर पर यहाँ पर ईडी का ये कहना है कि उनकी कहीं ना कहीं भागीदारी रही है इस धोखाधड़ी के मामले में। देखिए, बिल्कुल जैकलिन की मुश्किलें दो तरह से बढ़ रही हैं। पहला तो जो ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की है, उस चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है कल, और उनको 26 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है, तो वो बतौर आरोपी कोर्ट में पेश होंगी। वहीं दिल्ली पुलिस जो इस पूरे चीटिंग मामले की जांच कर रही है, जो इस धोखाधड़ी का मामला है, उस मामले में भी दिल्ली पुलिस ने उनको 12 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है, और उस केस में उनसे पूछताछ होगी। तो हो सकता है कि जो मामला धोखाधड़ी का है, उस केस में भी दिल्ली पुलिस उनको आरोपी बनाए। तो उनकी जो मुश्किलें हैं वो दो तरफ से बढ़ रही है। तो दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ जांच कर रही है, दूसरी ओर जो ईडी है उसने अपनी चार्जशीट में जैकलिन को आरोपी माना है। तो इस तरह से उन पर ये आरोप है कि वो लगातार सुकेश चंद्रशेखर से महंगे गिफ्ट लेती रही, जिसमें खड़ियां हैं, गहने हैं, कैश है, घोड़ा है और कुछ गाड़ियां हैं। ये सारे जो पैसे और गहने और गिफ्ट जो है वो लेती रही, और उनको ये पता था कि सुकेश चंद्रशेखर एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी है, तिहाड़ जेल में बंद है, इसके बावजूद वो गिफ्ट लेती रही। और जैसे इस मामले की जांच शुरू हुई, जैकलिन ने अपने फोन को जो उनके मैसेज थे और जो उनका पूरा डेटा था उसको डिलीट कर दिया। तो इस तरह से ईडी का मानना यह है कि वो जानबूझकर ये सब करती रही, और इसीलिए ईडी ने अपनी चार्जशीट में उनको आरोपी माना है। ईडी ने ये भी कहा कि कई बार सुकेश चंद्रशेखर ने उनको कैश में पैसे भेजे, उनके परिवार ने उनकी बहन को, उनके माँ बाप को बहरीन में पैसे भेजे, करीब 2.25 करोड़ रुपए दिए। तो इस तरह से उन पर कई सारे एलिगेशन है, जिसके बेसिस पर उनको आरोपी बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, आपके पास हम लौटते रहेंगे। तो यहाँ पर जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 12 सितंबर को उनको पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। और इन नेताओं में आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज हैं, और उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने मनगढ़ंत आरोप जो है उपराज्यपाल के ऊपर वो लगाए हैं। आतिशी का नाम है, दुर्गेश पाठक और जैस्मिन शाह, इन सब के ऊपर उपराज्यपाल विनय सक्सेना मानहानि का केस करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आपके विधायक दुर्गेश पाठक ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में आरोप लगाया था कि सक्सेना ने 2016 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपने कर्मचारियों पर 1400 करोड़ रुपए के चालान जो है बाहर हो चुके, जो उस समय नोटबंदी का वक्त था, तो बाहर जा चुके थे जो नोट, उनको बदलवाने का एक तरीके से दबाव डाला था। इसके बाद से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल के खिलाफ हमलावर रुख अपनाए हुए थे, और कहीं ना कहीं इसमें घोटाले में शामिल होने की बात विनय सक्सेना पर लगातार आम आदमी पार्टी घेर रही है, एलजी को आरोपित कर रही है। और यही एक कारण है कि आम आदमी पार्टी के विधायक और बीजेपी के विधायक आमने सामने हैं। ऑपरेशन लोटस की जांच की मांग कर रही है आम आदमी पार्टी, वहीं बीजेपी मांग कर रही है कि जो तमाम आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, वो सबूत भी पेश करे।
और उपराज्यपाल सचिवालय के अधिकारियों ने कहा है कि सीबीआई मामले की जांच कर रही है और एजेंसी पहले ही केवीआईसी के जो 2 आरोपी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी। इन्हीं 2 कर्मचारियों का नाम लेकर आम आदमी पार्टी जो है लगातार आरोप लगा रही है कि खादी ग्रामोद्योग में एक बड़ा घोटाला यहां पर हुआ है और अब एलजी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले और ऑपरेशन लोटस को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लड़ाई जारी है। दिल्ली के सभी 7 सांसदों ने एलजी को चिट्ठी लिखकर ऑपरेशन लोटस के आरोपों की जांच की मांग की है। बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी ने देश भर में ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। और एक तरह से ये जो लड़ाई थी अभी तक ये टीवी के जरिए लड़ी जा रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लड़ी जा रही थी, लेकिन अब आमने सामने आने लगे हैं और सड़कों पर भी ये लड़ाई नजर आने लगी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि डिप्टी सीएम श्री मनीष सिसोदिया और दूसरे जो आपके नेता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने खरीदने की कोशिश की। पब्लिक डोमेन में की गई इन बातों को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। जब किसी को कॉल आता है तो वो छुप नहीं सकता। अब समय आ गया है कि यह फैसला हो जाए कि किसका कॉल आया या कौन व्यक्ति आपके पास आया या कौन मैसेज लेके आया। इन सारी बातों का दिल्ली के हम 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के इसका जवाब चाहते हैं और इसकी जब तक जांच नहीं होगी तब तक हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जांच भी ऐसी वैसी नहीं होनी चाहिए, जांच फॉरेंसिक होनी चाहिए। आज ऑपरेशन लोटस पर एक जांच की जरूरत है कि आखिरकार इतना सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी कहां से लेकर आ रही है। ये जो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम हैं, उससे जो आने वाला पैसा है उसको भारतीय जनता पार्टी डाइवर्ट करके ऑपरेशन लोटस में खर्च कर रही है। और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का जो टकराव है वो नाटकीय मोड़ भी लेता जा रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम का जो निर्माण घोटाला है उसका आरोप यहां पर बीजेपी ने लगाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उसको चुनौती भी दी है। और आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ चुनौती दी है, बीजेपी के लोग आकर उनके स्कूल देखें ये भी कहा है। और स्कूल देखने के पर किस तरह से तमाशा हुआ है, ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो, कल काफी ये वीडियो भी वायरल हुआ है, इसको देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये नया स्कूल दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बनाया है। ये दावा है ना, मैंने नया स्कूल कहा। मैं ये बता रहा हूँ, मैं इसी में बता रहा हूँ। नया स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने ये बनाया है, बता रहा हूँ। पिछले 8.5 साल में यही बता रहा हूँ कि इस स्कूल के अंदर ए ब्लॉक और एफ ब्लॉक नया बनाया गया है। स्कूल नया नहीं है, अंदर नए बच्चे नहीं है। नहीं, ऐसा नया स्कूल नहीं है। चलो नया स्कूल चलो। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की दहलीज पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी प्रवक्ताओं का आमना सामना। दरअसल मंगलवार को एक टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज को चुनौती दी कि वो बुधवार सुबह 11 बजे आएंगे दिल्ली सरकार का स्कूल देखने। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया दिल्ली सरकार का स्कूल देखने पहुंच गए तो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज भी वहां आ पहुंचे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया नए स्कूलों की लिस्ट मांगते रहे, जबकि आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज खुद चलकर सारे स्कूल दिखाने का आग्रह करते रहे। आप समर्थकों के हंगामे के बीच गौरव भाटिया को मौके से जाना पड़ा। गौरव भाटिया ने ट्वीट कर कहा, जैसा वादा किया था 11 बजे आपके प्रवक्ता से 500 नए स्कूल की सूची लेने कौटिल्य विद्यालय पहुंचा। बार बार सूची मांगने पर भी प्रवक्ता ने सूची नहीं दी। पुराने बने स्कूल को अपना बताया, फिर झूठ पकड़ा गया। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल खुद ही देख लीजिए। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ने दिल्ली में 500 से भी ज्यादा नए स्कूल बनाने का दावा किया। मेरे को तो लग रहा है 500 से भी ज्यादा स्कूल बने, 20,000 क्लासरूम्स बने हैं। आप ये सोचिए
किसी में 27 बने हैं, किसी में 54 बने हैं, इस तरीके का। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होंगे उसके अंदर जो क्लासरूम बने हैं वो भी स्कूल्स हैं। देखिए बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसके अंदर बहुत सारी जगह थी हमारे पास। हाँ। वहां पे आपको और बच्चे लेने हैं, स्कूल के अंदर बिल्डिंग नहीं है, लोग टीन के अंदर पढ़ते हैं, तो जहाँ पे जगह है वहां पे नए ब्लॉक्स बने हैं। अच्छा। कुछ स्कूल पूरे के पूरे नए बने हैं, जहाँ पे पहले उन एरियाज में स्कूल नहीं थे वहां पे नए स्कूल बने हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के चमकते सरकारी स्कूलों को केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का प्रतीक बताती है, तो वहीं बीजेपी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम निर्माण में घोटाले का आरोप लगा रही है। ये मामला एक जीता जागता उदाहरण है ये दिखाने का कि टीवी डिबेट टीवी में ही अच्छा लगता है, अगर वो जमीन पर उतर जाए तो क्या होता है, वही होता है जो हुआ है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बिहार का रुख करते हैं। विवादों में घिरे बिहार के गन्ना मंत्री कार्तिक सिंह ने अपने पद से आखिरकार इस्तीफा दे दिया। जाए कल ही हम लोग ये बात कर रहे थे कि उनका मंत्रालय बदलने से क्या उनके दाग धुल जाएंगे, वो जो आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं वो जब बरकरार हैं तो उनको किसी भी पद पर आखिर बदल देना उनका मंत्रालय वो कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर राज्यपाल को भेज दिया है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार फोन लाइन पर पटना से जुड़ रहे हैं। मनीष, ये जो कदम उन्होंने उठाया इस्तीफे का, शायद ये कदम पहले ही उठा देना चाहिए था। इस खबर में क्या क्या अपडेट आपके पास? देखिए, इस खबर का एक ही अपडेट है कि चूंकि उनको 1 तारीख तक, 1 सितंबर यानी कि आज के दिन तक कोर्ट से नो कोर्सिव यानी कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का ना करने का आदेश था। उसके बाद में उनके वकील कोर्ट में फिर से अब उनके लिए जमानत मांगने जाएंगे, चूंकि इस मामले में 2 बार उच्च न्यायालय से उनके अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हो चुकी है। तो इसलिए एक गिरफ्तारी का या सरेंडर करने के बाद जेल जाने का डर है। इसी को एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए उन्होंने इस्तीफा पहले ही दे दिया। जी जया मनीष, यहाँ पर हम ये भी देख रहे थे, कल आपसे भी जब बातचीत हो रही थी कि कहीं ना कहीं जो महागठबंधन के अंदर पार्टियां हैं, कांग्रेस या वाम दल, उनके अंदर भी इस बात को लेकर नाराजगी थी कि उनको पद पर बनाए रख रहे हैं और इतना बड़े आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। ऐसे में क्या अंदरूनी दबाव भी काम आया है? देखिए, निश्चित रूप से न केवल विपक्ष बल्कि जो सरकार के सहयोगी थे वो उनकी उपस्थिति को लेकर, मंत्रिमंडल में उनको लेकर काफी असहज थे और उसका सीधा तो कोई असर तो नहीं है, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं कि आरजेडी को लगा कि शायद अगर वो इस्तीफा पहले ही दे देते हैं तो वो ज्यादा सरकार और महागठबंधन के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को हम बता दें, विवादों में घिरे हुए थे बिहार के गन्ना मंत्री। इससे पहले वो कानून मंत्रालय उनके पास था और किस तरह से जो है आखिरकार कल उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। अभी कोर्ट में एक केस चलना है, उन पर अपहरण जैसा गंभीर आरोप है और यहाँ पर गठबंधन को लेकर कई यहाँ पर अदिति बातें जो बता रहे हैं हम भी कि एक दबाव भी अंदरूनी आ रहा था जिसके चलते इस्तीफा ये हुआ है। नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि तेजस्वी ही इस मामले में फैसला लेंगे। शुरुआत में जब ये बात सामने आई थी तो नीतीश कुमार का कहना था कि तेजस्वी इस मामले में फैसला लें। तो अब कुल मिलाकर जो भी हुआ ये ज्यादा शायद बेहतर ऐसे कहा जाएगा, क्योंकि अगर आप आरोपी हैं तो आपको कोई भी पद नहीं संभालना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। मुलाकात की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से। नीतीश कुमार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा। बिल्कुल, और यहाँ पर बीजेपी पर उन्होंने उसका घेराव किया। उन्होंने कहा कि आज हमें जो चाहिए वो बीजेपी मुक्त भारत चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग आज थर्ड फ्रंट की बातें कर रहे हैं, मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि हम थर्ड फ्रंट की जगह मेन फ्रंट बनाएंगे। सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आएंगी और बीजेपी मुक्त भारत के नारे को मजबूती देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। तो 2024 से पहले कहा जा सकता है कि विपक्षी एकता की जो बात है एक बार फिर वो सामने आ रही है, लेकिन हर बार ये विपक्षी एकता जो है वो चुनाव आते तक कहीं ना कहीं धराशायी हो जाती है। उतनी एकजुटता जो है वो नजर नहीं आती है, लेकिन इस बार देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है। कहते हैं कि भाई जितने भी विपक्षी दल है देश में सारे एकजुट होकर, ताकत जुटाकर, शक्ति जुटाकर बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना चाहिए और बीजेपी मुक्त भारत को हासिल करना चाहिए। तभी देश फिर से खड़ा हो सकता है, आगे बढ़ सकता है।
Not third front, sorry. It's not third front. Why are you naming it? Why you are naming it as a third front? We have never named it. He is talking about main front. Why are you talking about Okay, main front. So in the past, it has been failed attempt. तो आपने सुना यहाँ पर वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ थर्ड फ्रंट नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों को मिलकर मेन फ्रंट बनना होगा। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सभी विपक्षी दलों से अपने मतभेदों को भूलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। पत्रकारों से बातचीत में शरद पवार ने कहा कि बीजेपी से मुकाबले के लिए एनसीपी विपक्षी गठबंधन के एक हिस्से के रूप में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत लड़ने को तैयार है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। एक वक्त वो था जब योगी सरकार की तारीफ इसलिए होती थी कि कोरोना काल में मुफ्त राशन जो लोगों को दिया जा रहा था उससे बहुत मदद मिली थी, लेकिन अब सत्ता में वापसी योगी सरकार की फिर से हो गई है। लेकिन वो जो मुफ्त राशन गरीबों को मिल रहा था वो रोक दिया गया है। अब उनको राशन खरीदना होगा। गेहूं 2 रुपए प्रति किलो, चावल 3 रुपए प्रति किलो। बिल्कुल, और जो राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिल रहा था वो भी अब सितंबर के बाद नहीं मिलेगा। बीजेपी की उत्तर प्रदेश में वापसी का, सत्ता में वापसी का एक बहुत बड़ा कारण मुफ्त राशन योजना को बताया जाता है। इस योजना के तहत करीब 15 करोड़ लोगों को 2020 में मुफ्त अनाज देने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी, लेकिन अब वो घोषणा से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। हापुड़ की रहने वाली संगीता के पति रेहड़ी लगाते हैं। 4 बच्चों समेत 6 लोगों के परिवार के लिए अब तक मुफ्त राशन एक वरदान से कम नहीं था, लेकिन अब इनको राशन लेने के लिए गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए में लेना पड़ेगा। एक ही आदमी है जो, और वो भी ठेला लगाते हैं। कमाई आजकल है नहीं, कैसे स्कूलों की फीस तक तो जा ही नहीं रही हम पे, तो कैसे करेगा। अब ये भी मोल का दोगे तो हम कैसे करेंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी का एक बड़ा कारण मुफ्त राशन योजना को बताया जाता है। इस योजना के तहत करीब 15 करोड़ लोगों को 2020 में मुफ्त अनाज देने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी, लेकिन जानकार मानते हैं कि सरकारी बजट पर योजना भारी लगने लगी है। कोरोना के वक्त देश भर के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। मुफ्त राशन योजना पर सरकार को करीब 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ा। इस योजना को अगर 6 महीना और बढ़ाया गया तो सरकार पर 80,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्चा आएगा। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध और जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया भर में खाने पीने की चीजों के दामों में खासा उछाल आया है। ऊपर से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद महज 3-3.5 लाख टन हुई है, जो कि 15 साल में सबसे कम है। साथ ही कहीं सूखा, कहीं बाढ़ के चलते खरीफ के फसल की बुआई का रकबा भी घटा है। इन्हीं सब कारणों के चलते सरकार के सामने गरीबों को मुफ्त अनाज बांटना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। उधर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन को भी सितंबर तक बंद करने की योजना है। ऐसे में इस बढ़ती महंगाई में गरीबों की थाली पर इसका खासा असर आने वाले दिनों में पड़ेगा। हापुड़ से अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत की जांच के लिए गोवा पुलिस हिसार पहुंची और इसके बाद गोवा पुलिस अब गुरुग्राम भी जाने वाली, जहां पर उनकी संपत्ति की जांच होगी। हिसार पुलिस ने सोनाली का सामान चुराने के आरोप में सुधीर सांगवान, जो उनके पीए हैं, उसके एक सहयोगी शिवम को भी हिरासत में लिया है। अभी तक बार बार सवाल ये उठते आ रहे थे कि आखिर हत्या की गई तो उसके पीछे मकसद क्या था। कहीं ना कहीं अब जो जांच आगे बढ़ रही है, इस बीच परिवार वालों का भी ये आरोप है कि सोनाली के जो पीए हैं सुधीर सांगवान, उन्होंने सोनाली की संपत्ति को हड़पने के लिए उसकी हत्या की है। इस पर देखते हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस की एक टीम हिसार पहुंच गई है। पुलिस ने सोनाली के घर और फार्म हाउस जाकर जांच की। सोनाली के परिवार का आरोप है कि संपत्ति हड़पने के लिए सोनाली की हत्या की गई। अब गोवा पुलिस सोनाली और सुधीर की संपत्तियों की जांच कर रही है। शिवम नाम के बंदे
के खिलाफ मुकदमा दर्ज परिजन ने करवाया था। कल हमने उनको बुलवाया था। उन्होंने आरोप लगाया था परिजन ने कि डीवीआर, लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले गए। कल उसको हमने बुलाया, पूछताछ की, उनके परिजनों को शाम कर दिया और उनको संतुष्ट कर दिया। डीवीआर तो उनके घर पर मिल गया, लैपटॉप था जो सुधीर ने उसको दिया हुआ था, वो लैपटॉप हमने पुलिस कब्जा में ले लिया है। वहीं हिसार पुलिस ने सोनाली का सामान चुराने के आरोप में सुधीर के एक सहयोगी शिवम को हिरासत में ले लिया। उसका मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिया गया है। शिवम सोनाली के फार्म हाउस में कंप्यूटर ऑपरेटर है और सोनाली की मौत के बाद सुधीर के कहने पर भाग गया था। उससे लैपटॉप, मोबाइल वो साइबर में भेज दिया गया बेचने को, इसकी में डिलीट वगैरह कोई चिड़चिड़ा। शिवम इस दौरान था कहाँ? उसने कुछ बात की होगी आपसे? क्यों लेके गया था वो? क्यों? वो डर में भाग गया था भाई, ये ट्रेजेडी हो गई है। लेकिन आरोपी घर वालों की तरफ से लगाया गया कि सुधीर ने उसे कॉल किया था कि वो वहाँ से भाग जाए। सुधीर ने उसको कॉल किया था, भाई ऐसे ट्रेजेडी हो गई है तो तू ऐसे निकल जा। गुरुग्राम के सेक्टर 102 में इसी गुरुग्राम ग्रीन सोसाइटी में सुधीर सांगवान ने 1 जून 2022 को एक फ्लैट किराए पर लिया था, जहां सोनाली और सुधीर अक्सर आकर रुकते थे। पुलिस के मुताबिक गोवा जाने के पहले भी दोनों इसी फ्लैट में रुके थे और फिर यहीं से दोनों एयरपोर्ट गए। गोवा पुलिस यहां भी आकर जांच करेगी। सर, ये फ्लैट जो है 1 जून 2022 से सोनाली और सुधीर फोगाट दोनों साथ देखने आए थे इसको। तो 1 जून 2022 से उन्होंने ये रेंट पे लिया था और ये सुधीर सांगवान के नाम पे ये रेंट एग्रीमेंट बनवाया गया था। अच्छा जी। और ये लोग अक्सर आते जाते थे या जी, वो अक्सर, ये सुधीर यहाँ पे ज़्यादातर रहता था, तो हर वीकेंड पे या 10 दिन में वो यहाँ आ जाते थे। सोनाली की हत्या का मामला दर्ज कर गोवा पुलिस 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन ये अब तक साफ नहीं है कि ये मामला ड्रग्स के ओवरडोज का है या फिर हत्या का। अगर हत्या है तो इसके पीछे मकसद क्या है। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में ये अब तक साफ नहीं हुआ है कि अगर ये मामला हत्या का है तो आखिर हत्या के पीछे मकसद क्या है। इसी मकसद को जानने के लिए गोवा पुलिस हिसार पहुंची है, उसके बाद गुरुग्राम में यहाँ पर आएगी। दरअसल ये जगह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सोनाली फोगाट गोवा जाने से पहले यहीं पर रुकी थी, तो गोवा पुलिस को उम्मीद है कि यहाँ से उन्हें कुछ अहम सबूत मिल सकते हैं। गुरुग्राम से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं सीमा पात्रा की। बीजेपी की जो नेता हैं, हालांकि उनको वहां से सस्पेंड कर दिया गया है। घरेलू सहायक पर किस तरह से वो जुल्म ढा रही थी, इस पूरे मामले में आखिरकार कल उनकी गिरफ्तारी हुई। 12 सितंबर तक पुलिस हिरासत में उनको भेज दिया गया है। और खास बात यह भी है कि इस मामले में विसिल ब्लोअर जो है वो उनका अपना बेटा ही है, क्योंकि जब उसने अपने घर में ही आवाज उठाई थी तो उसको उन्होंने मानसिक तौर पर गलत एक तरह से साबित कर दिया था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैम, आपके बेटे ने कंप्लेन किया है, कुछ कहेंगे? आप लोगों पे पूरा भरोसा है। मीडिया जो है जो समाज का चौथा स्तंभ होता है, क्या कंप्लेन किया कि उसका दोस्त जो है वो एक दूसरे हमारी अपोजिट पार्टी से मिल करके ऐसा मेरी छवि खराब कर रहा है, मेरे बच्चे का ये सारी। पर आपके बेटे ने कंप्लेन किया है ना? नहीं, बेटे ने नहीं किया, उसके दोस्त ने किया है। सीमा पात्रा को अपनी घरेलू सहायक पर बेइंतहा जुल्म ढाने के आरोप में रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उस लड़की के ब्यौरे डराने वाले हैं। दरअसल इस जुल्म की कहानी सीमा पात्रा के बेटे आयुष्मान ने ही अपने एक दोस्त को बताई, जिसने पुलिस को खबर दी। विवेक आनंद बास्की और आयुष्मान इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों से ही दोस्त हैं। बास्की ने ही पुलिस को 29 साल की सुनीता खाखा को छुड़वाने में मदद की। बास्की बताते हैं कि एक दिन आधी रात को आयुष्मान पात्रा ने उसे फोन पर यह सब बताया और तस्वीरें भी भेजी। 2 तारीख को रात 1:30 बजे, 1:15 बजे करीब उसने फोन किया और उसने बोला कि बचा ले बास्की, एक ट्राइबल लड़की है। तो मैं बोला कि भाई क्या हुआ बताओगे? बोला नहीं यार, फैमिली में पूरा गंद है, ये वो। वहाँ खुल के वो बता नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ पर फैमिली की ही बात थी। तो वहाँ फर्स्ट टाइम तो मुझे वहाँ से पता चला। बास्की ने परिवार के दूसरे सदस्यों की भी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस को उनके खिलाफ अभी सबूत जुटाने बाकी है। सुनीता ने अपने बयान में बस सीमा पात्रा का नाम लिया है। हालांकि पुलिस का दावा है कि वो सभी कोड़ों से जांच कर रही है और इसमें शामिल सभी लोग पकड़े जाएंगे। सीमा पात्रा ने खुद को बचाने के लिए अपने बेटे को रांची के मनोचिकित्सालय में भी दाखिल करा दिया था। सीमा इसे राजनीतिक साजिश भी बता रही हैं,
लेकिन बास्की कहते हैं उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। रेड के पहले, सर्च के पहले क्या कोई पॉलिटिशियन, कोई राजनीतिक दल के कोई रिप्रेजेंटेटिव या ऐसे कोई आदमी, व्यक्ति से आपने बात किया था जिनके वजह से ये रेड ऐसे आगे गया है? सवाल ही नहीं उठता सर। मतलब टॉप, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मैंने ऑफिसर्स जो थे, ऑफिशियल्स थे, बस उन्हीं को मैंने बस इन्फॉर्म्ड रखा, क्योंकि चूंकि आप तो जान रहे हैं कि हाई प्रोफाइल मामला था। अंकल रिटायर्ड IAS हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर रिटायर किए हैं, ऑन दैट टू सीमा पात्रा वो पॉलिटिकल से आती है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि रांची के अशोकनगर इलाके के इस आलीशान बंगलों में एक ऐसा घटना घट सकती है। यहाँ पे एक आदिवासी महिला को सालों तक कैद रखा गया और उनको टॉर्चर किया गया सीमा पात्रा के द्वारा। सीमा पात्रा के बेटे आयुष्मान पात्रा ने अपने एक दोस्त को पूरी कहानी बताई, जिसके बाद पुलिस यहां पहुंचे और रेड करके सुनीता खाका को यहां से बचाकर ले गए। सुनीता खाका का इलाज अभी जारी है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इस ट्रॉमा से पूरी तरीके से बाहर आने में उनको कई साल लग जाएगा। हरिवंश शर्मा के साथ रांची से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया। गणेश जी की भक्ति और उल्लास का 10 दिनों का पर्व शुरू हो चुका है, लेकिन घर घर और पंडालों में स्थित होने वाली गणेश प्रतिमाओं का निर्माण करने वाले जो परिवार हैं वो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जो मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री POP, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है, उस पर 18% GST लगा दिया गया है, जिससे उनकी आर्थिक संकट से वो ज्यादा जूझ रहे हैं। देखते हैं रिपोर्ट। लंबोदर, गजानन, गणनायक, विनायक, गणपति, नाम अनेक लेकिन वो हर रूप में एक। हालांकि इन मूर्तियों को बनाने वाले मूर्तिकारों की तकलीफें, विघ्न कुछ बढ़े हुए हैं। मूर्ति बनाने में इस्तेमाल होने वाले POP पर 18% GST जो लग गया है। सर 30% फर्क पड़ गया पूरा महंगाई पे, मूर्तियों पे, कलर पे, हर चीज पे। गाड़ी भाड़ा, लगेज मगेज, हर चीज महंगी होती आ रही है। मूर्ति का सामान महंगे होते आ रहे हैं। पहले बिकती थी वो 700 रुपये में और अब बिकती है 1200-1400 रुपये में। उसमें 600-700 रुपये का फर्क बन गया। लास्ट ईयर इतने ही कीमत की जो मूर्ति थी मैंने करीब 100 रुपये में ली थी, जो अभी आज मैंने 180 रुपये में ली है। ये भोपाल से करीब 200 किलोमीटर दूर आगर मालवा में शुभम प्रजापत मूर्तियों का कारोबार करते हैं। 15 सालों से परिवार की रोजी रोटी का यही साधन है, लेकिन अब POP, रंग और सजावट के सामान पर लगने वाले GST से ग्राहकी पर असर पड़ा है। GST लगा दिया गया है हमारे प्रोडक्ट पर। जो इस मटेरियल से जो कलर है, रंग है, जो इस बनाने की जो POP मिट्टी है, उस पर भी GST लगा दिया गया है। इस साल हमारे को माल डबल रेट में मिला है। मूर्तियों पर चटकीले रंग लगाकर बेहतर कल की उम्मीद लगाए बैठे ये सावन प्रजापत हैं। कारोबार के लिए साहूकारी कर्ज लेते हैं ताकि कुछ मुनाफा कमाकर परिवार का भरण पोषण कर सकें। पिछले 2 सालों से कोरोना से नुकसान हुआ, इस बार महंगाई के मारे हैं। कि GST सरकार ने ज़्यादा बढ़ा दिया, इसलिए हमें ग्राहकों से वसूली ज़्यादा करनी पड़ रही है। ग्राहक उस रेट में ले पा रहे नहीं। अब वो बोलते हैं कि आप रेट कम कीजिए, लेकिन हम कैसे करें, क्योंकि हम खुद मजबूर हैं। क्योंकि आगे से GST रेट बढ़ा हुआ है तो सरकार, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। वो तो सरकार की गलती है उसमें सारी कुछ। इन्होंने रेट इतना बढ़ा दिया, इन्होंने डीजल पेट्रोल का रेट इतना बढ़ा दिया कि जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो भी नहीं निकल पाता उसमें। मूर्ति निर्माण के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है। पहले एक बोरी प्लास्टर ऑफ पेरिस 100 रुपये का मिलता था, जो अब GST लगने के बाद करीब 140 में मिल रहा है। वहीं रंगों के दाम भी 1.5 गुना तक बढ़ गए हैं। सजावट में इस्तेमाल होने वाली सामग्री करीब 2 गुना दामों पर अब मिलती है। ऐसे में लागत अधिक हो गई है। पिछले साल कोरोना के चलते जो स्टॉक बच गया था वो भी अब बिक नहीं पाया है। ये सजाने का जो सामान था पहले 500 रुपये का आता था, अब 700 रुपये का आता है। रेट बढ़ गई, कलर में भी रेट बढ़ गया है। ये 1200 रुपये का डब्बा आता था, अब 2000 में आ रहा है कलर का। हाँ, ये ऑरेंज कलर है ये सब। और ये POP का जो 600 रुपये का आता था, ये भी 1200 रुपये में आ रहा है। अब मेहनत भी जो करते हैं, हमारी दाढ़ी भी नहीं निकलती है इसमें। परंपरागत रूप से पंडालों में बड़ी मूर्तियां स्थापित करने वाले लोग भी अब छोटी मूर्तियों की तरफ रुख करने लगे हैं।
हम बड़ी मूर्ति देखने आए थे। हाँ। तो क्योंकि बजट ज़्यादा होने की वजह से हम फिर ये छोटी वाली मूर्ति देख रहे हैं। कई भक्त अब मिट्टी की मूर्तियां बनाने लगे हैं, घर लाने लगे हैं। परंपरा भी यही है, लेकिन आज भी अपने चटक रंगों की वजह से पीओपी की मूर्तियां ज्यादा डिमांड में हैं। कहीं ये बापा हैं, कहीं बबुआ। भक्ति में जितने नाम उतने कम, लेकिन उत्साह पर कई दफे जेब भारी पड़ने लगी है, उत्साह जेब को तकने लगा है। आगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं शारिक रहमान खान। साल 2024 जब आम चुनाव होने जा रहे हैं तो क्या कोई नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को चुनौती दे पाएगा? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्षी एकता की बात होती है, एकजुटता की बात होती है, लेकिन क्या कोई ऐसा चक्रव्यूह होगा जो बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सभी विपक्षी दलों से अपने मतभेदों को भूलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। पत्रकारों से बातचीत में पवार ने कहा कि बीजेपी से मुकाबले के लिए एनसीपी विपक्षी गठबंधन के एक हिस्से के रूप में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मोदी को हराना है तो विपक्ष को एकजुट होना होगा, क्योंकि जिस गति को प्राप्त होते हैं हर चुनाव में विपक्ष बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, तो ऐसे में अब उन्हें लग रहा है कि अगर एकजुट नहीं हुए तो अगला चुनाव भी में टक्कर दे पाना उनके लिए नामुमकिन होगा। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर बुधवार को पटना पहुंचे और सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की। नीतीश कुमार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, आज हमें जो चाहिए वो है बीजेपी मुक्त भारत। उन्होंने आगे कहा कि लोग आज थर्ड फ्रंट की बातें कर रहे हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हम थर्ड फ्रंट की जगह मेन फ्रंट बनाएंगे। सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आएंगी और बीजेपी मुक्त भारत के नारे को मजबूती देंगे। साथ ही हम विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। जितने भी विपक्षी दल है देश में, सारे एकजुट होकर, ताकत जुटाकर, शक्ति जुटाकर बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना चाहिए और बीजेपी मुक्त भारत को हासिल करना चाहिए। तभी देश फिर से खड़ा हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। Not third front, sorry. It's not third front. Why are you naming? Why you are naming it as a third front? We have never named it. He is talking about main front. Why are you talking about main front? So in the past, it has been failed attempt. लेकिन जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर जब नीतीश कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी एक सवाल ये भी पूछा गया कि उनके इस मोर्चे का नेता कौन होगा, और ये सवाल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को असहज कर गया। वो ये सवाल सुनते ही खड़े हो गए और जाने लगे। इसके बाद केसीआर ने उन्हें बिठाया। जो लोग हमारे साथ मिलकर आएंगे मिलकर चलेंगे, जो नहीं आएंगे उनको छोड़ के चलेंगे। 2024 में हराने की बात कर रहे हैं उनके पास सभी की सहमति से जिस प्रकार की नीति बनना चाहिए, जिस किसी को नेता चुन के सर पे लिए चलना चाहिए, वो जरूर हम आपको बता देंगे। आपको कोई घबराहट की या जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है। आपको अपना आपको अपना एहसास होता है कि बिहार की धरती पर बैठे हुए यहाँ की रोशनी निकलेगी, जो आप बोले कि 2 साल में भारत जंग लगा। संपूर्ण भारत में विपक्षी एकता की बात आप कर रहे हैं। बहुत अच्छा हो गया, इतना बोल दिए। संपूर्ण विपक्ष की एकता की बात आप कर रहे हैं। जी क्या है? तो आप जिनको हराने की बात कर रहे हैं, मैं नहीं सुना सर। आपने कहा कि पूरे देश में संपूर्ण विपक्ष को हम एकजुट करेंगे, संभव प्रयास करेंगे। 2024 में जिनको हराने की बात कर रहे हैं, मैंने कहा प्रयास करेंगे। ठीक है सर। जो लोग हमारे साथ मिलके आएंगे मिलके चलेंगे, जो नहीं आएंगे उनको छोड़ के चलेंगे। 2024 में हराने की बात कर रहे हैं, उनके पास एक चेहरा है। चेहरे के सवाल पे आप कह रहे हैं कि हम बैठकर वार्तालाप करेंगे, उसमें चेहरा निकलेगा। बिल्कुल। क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे? ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ? अब चलिए, मैं कहूँगा तो कोई विरोध करेंगे, मैं कहूँगा तो कोई विरोध भी करेंगे। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने दीजिए। इस पूरे प्रक्रिया में मैं बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठिए आराम से। 50 मिनट हो गया। और शायद यही वो सवाल है जो
सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं, सभी को असहज कर देगा कि आखिर अगर विपक्षी एकता या विपक्षी एकजुटता होती है, कोई थर्ड फ्रंट या जिसे वो मेन फ्रंट कह रहे हैं वो सामने आता है, तो नेता कौन होगा। बिहार से ही खबर है। विवादों में घिरे बिहार के गन्ना मंत्री कार्तिक सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा स्वीकार कर राज्यपाल को भेज दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्तिक सिंह का विभाग बदल दिया था। अपहरण के एक मामले में उन पर उठे सवालों के बावजूद उन्हें मंत्री बनाए जाने पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था और विपक्षी नहीं, खुद महागठबंधन में कांग्रेस और वाम दल जैसी जो पार्टियां हैं वो उस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर रही थी कि उनके ऊपर गंभीर आरोप है, इसलिए उन्हें पद पर नहीं रहना चाहिए। और अब दिल्ली के दंगल की बात करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहां पर दंगल ही देखने को मिल रहा है। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। एलजी के मुताबिक झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाने के चलते वो कुछ नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे, जिनमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और जैस्मिन शाह पर मानहानि का केस करने की बात कर रहे हैं। आपके विधायक दुर्गेश पाठक ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में आरोप लगाया था कि सक्सेना ने 2016 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपने कर्मचारी पर 1400 करोड़ रुपए के चलन से बाहर हो चुके नोट बदलवाने का दबाव डाला था। इसके बाद से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार किए हुए। उपराज्यपाल जो सचिवालय है उन्होंने इसको लेकर कहा है कि अब वो मानहानि का मुकदमा करेंगे। बिल्कुल, और इस मामले में सचिवालय की तरफ से शारिक ये भी कहा गया है कि सीबीआई पहले ही इस मामले की जांच शुरू कर चुकी है और जिन 2 कर्मचारी जिनके खिलाफ ये मामला चल रहा है वो मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच का टकराव नाटकीय मोड़ लेता जा रहा है। बीजेपी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम निर्माण में घोटाले का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी ने चुनौती दी कि बीजेपी के लोग आकर उनके स्कूल देखें, लेकिन स्कूल देखने पर अब तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमने सामने आ रहे थे, जो टीवी पर आमने सामने आ रहे थे, वो सड़क पर आमने सामने आ गए। क्या तमाशा हुआ वो आपको दिखाते हैं। ये नया स्कूल दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बनाया है, ये दावा है ना। मैंने नया स्कूल कहा था। मैं ये बता अरे मैं बता रहा हूँ, मैं इसी में बता रहा हूँ। नया स्कूल अरविंद केजरीवाल जी ने ये बनाया है, बता रहा हूँ। पिछले 8.5 साल में यही बता रहा हूँ कि इस स्कूल के अंदर ए ब्लॉक और एफ ब्लॉक नया बनाया गया है। स्कूल नया नहीं है, अंदर नए बच्चे नहीं है। नहीं ऐसा नया स्कूल भी है। नहीं चलो नया स्कूल चलो। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की दहलीज पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी प्रवक्ताओं का आमना सामना। दरअसल मंगलवार को एक टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज को चुनौती दी कि वो बुधवार सुबह 11 बजे आएंगे दिल्ली सरकार का स्कूल देखने। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया दिल्ली सरकार का स्कूल देखने पहुंच गए तो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज भी वहां आ पहुंचे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया नए स्कूलों की लिस्ट मांगते रहे, जबकि आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज खुद चलकर सारे स्कूल दिखाने का आग्रह करते रहे। आप समर्थकों के हंगामे के बीच गौरव भाटिया को मौके से जाना पड़ा। गौरव भाटिया ने ट्वीट कर कहा, जैसा वादा किया था 11 बजे आपके प्रवक्ता से 500 नए स्कूल की सूची लेने कौटिल्य विद्यालय पहुंचा। बार बार सूची मांगने पर भी प्रवक्ता ने सूची नहीं दी। पुराने बने स्कूल को अपना बताया, फिर झूठ पकड़ा गया। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल खुद ही देख लीजिए। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ने दिल्ली में 500 से भी ज्यादा नए स्कूल बनाने का दावा किया। मेरे को तो लग रहा है 500 से भी ज्यादा स्कूल बने, 20,000 क्लासरूम्स बने हैं। आप ये सोचिए, किसी में 27 बने हैं, किसी में 54 बने हैं। इस तरीके का जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होंगे उसके अंदर जो क्लासरूम बने हैं वो भी स्कूल्स हैं। देखिए बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसके अंदर बहुत सारी जगह थी हमारे पास। वहां पे आपको और बच्चे लेने हैं। स्कूल के अंदर बिल्डिंग नहीं है, लोग टीन के अंदर पढ़ते हैं, तो जहाँ पे जगह है वहाँ पे नए ब्लॉक्स बने हैं। अच्छा। कुछ स्कूल पूरे के पूरे नए बने हैं, जहाँ पे पहले उन एरियाज में स्कूल नहीं थे वहाँ पे नए स्कूल बने हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के चमकते सरकारी स्कूलों को केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का प्रतीक बताती है, तो वहीं बीजेपी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम निर्माण में घोटाले का आरोप लगा रही है। ये मामला एक जीता जागता उदाहरण है ये दिखाने का कि टीवी डिबेट
टीवी में ही अच्छा लगता है, अगर वो जमीन पर उतर जाए तो क्या होता है, वही होता है जो हुआ है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। सुकेश चंद्रशेखर और धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ईडी ने कहा है कि जैकलीन को सुकेश पर चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी थी। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बावजूद जैकलीन ने उससे मुलाकात की। जैकलीन ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी, ये आरोप भी ईडी की तरफ से लगाया जा रहा है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक जैकलीन ने अपने फोन को साफ किया है, क्लीन किया है, उससे कई अहम सबूत नष्ट हो गए हैं और ये साफ तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ का मामला है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक जैकलीन को सुकेश के आपराधिक इतिहास और पहचान के बारे में, उनकी जो लाइफस्टाइल थी उसके बारे में पूरी जानकारी थी। इसके बावजूद जैकलीन ने इन चीजों को नजरअंदाज किया और सुकेश से गिफ्ट और आर्थिक मदद लेती रही। साफ तौर पर अपराध से होने वाली आय में भागीदारी है ये। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 12 सितंबर को पूछताछ के लिए जैकलीन को नोटिस भेजा है। आगे बढ़ते हैं। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत की जांच के लिए गोवा पुलिस हिसार पहुंची और इसके बाद पुलिस गुरुग्राम भी जाएगी। हिसार पुलिस ने सोनाली का सामान चुराने के आरोप में सुधीर के एक सहयोगी शिवम को हिरासत में लिया। इस बीच परिवार वालों का आरोप है कि सोनाली के पीए सुधीर सांगवान ने सोनाली की संपत्ति हड़पने के लिए उसकी हत्या की। मुकेश सिंह सेंगर की यह रिपोर्ट। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस की एक टीम हिसार पहुंच गई है। पुलिस ने सोनाली के घर और फार्म हाउस जाकर जांच की। सोनाली के परिवार का आरोप है कि संपत्ति हड़पने के लिए सोनाली की हत्या की गई। अब गोवा पुलिस सोनाली और सुधीर की संपत्तियों की जांच कर रही है। शिवम नाम के बंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज परिजन ने करवाया था। कल हमने उनको बुलवाया था। उन्होंने आरोप लगाया था परिजन ने कि डीवीआर, लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले गए। कल उसको हमने बुलवाया, पूछताछ की, उनके परिजनों के शामिल कर दिया और उनको संतुष्ट कर दिया। डीवीआर तो उनके घर पर मिल गया। लैपटॉप था जो सुधीर ने उसको दिया हुआ था, वो लैपटॉप हमने पुलिस कब्जा में ले लिया है। वहीं हिसार पुलिस ने सोनाली का सामान चुराने के आरोप में सुधीर के एक सहयोगी शिवम को हिरासत में ले लिया। उसका मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिया गया है। शिवम सोनाली के फार्म हाउस में कंप्यूटर ऑपरेटर है और सोनाली की मौत के बाद सुधीर के कहने पर भाग गया था। उससे लैपटॉप, मोबाइल वो साइबर में भेज दिया गया बेचने को, इसकी में डिलीट वगैरह कुछ चढ़ना। शिवम इस दौरान था कहाँ? उसने कुछ बात की होगी आपसे? क्यों लेके गया था क्यों? वो डर में भाग गया था भाई, ये ट्रेजेडी हो गई है। लेकिन आरोपी घर वालों की तरफ से लगाया गया कि सुधीर ने उसे कॉल किया था कि वो वहाँ से भाग जाए। सुधीर ने उसको कॉल किया था भाई, ऐसे ट्रेजेडी हो गई है तो तू ऐसे निकल जा। गुरुग्राम के सेक्टर 102 में इसी गुरुग्राम ग्रीन सोसाइटी में सुधीर सांगवान ने 1 जून 2022 को एक फ्लैट किराए पर लिया था, जहां सोनाली और सुधीर अक्सर आकर रुकते थे। पुलिस के मुताबिक गोवा जाने के पहले भी दोनों इसी फ्लैट में रुके थे और फिर यहीं से दोनों एयरपोर्ट गए। गोवा पुलिस यहां भी आकर जांच करेगी। सर, ये फ्लैट जो है 1 जून 2022 से सोनाली और सुधीर फोगाट दोनों साथ देखने आए थे इसको। तो 1 जून 2022 से उन्होंने ये रेंट पे लिया था और ये सुधीर सांगवान के नाम पे ये रेंट एग्रीमेंट बनवाया गया था। अच्छा जी। और ये लोग अक्सर आते जाते थे या जी, वो अक्सर ये सुधीर यहाँ पे ज़्यादातर रहता था, तो हर वीकेंड पे या 10 दिन में वो यहाँ आ जाते थे। सोनाली की हत्या का मामला दर्ज कर गोवा पुलिस 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन ये अब तक साफ नहीं है कि ये मामला ड्रग्स के ओवरडोज का है या फिर हत्या का। अगर हत्या है तो इसके पीछे मकसद क्या है। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में ये अब तक साफ नहीं हुआ है कि अगर ये मामला हत्या का है तो आखिर हत्या के पीछे मकसद क्या है। इसी मकसद को जानने के लिए गोवा पुलिस हिसार पहुंची है, उसके बाद गुरुग्राम में यहाँ पर आएगी। दरअसल ये जगह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सोनाली फोगाट गोवा जाने से पहले यहीं पर रुकी थी, तो गोवा पुलिस को उम्मीद है कि यहाँ से उन्हें कुछ अहम सबूत मिल सकते हैं। गुरुग्राम से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आई। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में दिया जाने वाला जो मुफ्त राशन था उसे रोक दिया। बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी का एक बहुत बड़ा कारण मुफ्त राशन योजना को बताया जाता है। अब गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए किलो में खरीदना पड़ेगा। जो राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिल रहा था वो भी सितंबर के बाद नहीं मिलेगा।
इस योजना के तहत करीब 15 करोड़ लोगों को 2020 में मुफ्त अनाज देने की घोषणा यूपी सरकार ने की थी। पेश है एक रिपोर्ट। हापुड़ की रहने वाली संगीता के पति रेहड़ी लगाते हैं। 4 बच्चों समेत 6 लोगों के परिवार के लिए अब तक मुफ्त राशन एक वरदान से कम नहीं था, लेकिन अब इनको राशन लेने के लिए गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए में लेना पड़ेगा। एक ही आदमी है जब, और वो भी ठेला लगाते हैं। कमाई आजकल है नहीं, कैसे स्कूलों की फीस तक तो जा ही नहीं रही हम पे, तो कैसे करेगा। अब ये भी मोल का दोगे तो हम कैसे करेंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी का एक बड़ा कारण मुफ्त राशन योजना को बताया जाता है। इस योजना के तहत करीब 15 करोड़ लोगों को 2020 में मुफ्त अनाज देने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी, लेकिन जानकार मानते हैं कि सरकारी बजट पर योजना भारी लगने लगी है। कोरोना के वक्त देश भर के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। मुफ्त राशन योजना पर सरकार को करीब 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्चा करना पड़ा। इस योजना को अगर 6 महीना और बढ़ाया गया तो सरकार पर 80,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्चा आएगा। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध और जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया भर में खाने पीने की चीजों के दामों में खासा उछाल आया है। ऊपर से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद महज 3-3.5 लाख टन हुई है, जो कि 15 साल में सबसे कम है। साथ ही कहीं सूखा, कहीं बाढ़ के चलते खरीफ के फसल की बुआई का रकबा भी घटा है। इन्हीं सब कारणों के चलते सरकार के सामने गरीबों को मुफ्त अनाज बांटना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। उधर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन को भी सितंबर तक बंद करने की योजना है। ऐसे में इस बढ़ती महंगाई में गरीबों की थाली पर इसका खासा असर आने वाले दिनों में पड़ेगा। हापुड़ से अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। असम के बोंगाई गांव जिले में बुधवार को एक और मदरसे पर बुलडोजर चला दिया गया। हालांकि कार्रवाई की वजह मदरसे की खास्ता हालत बताया गया है, जो आपदा प्रबंधन कानून के तहत अंजाम दी गई है। ये वजह दी जा रही है। पिछले हफ्ते इसी मदरसे के एक शिक्षक को आतंकी संगठन AQIS से संबंधों के लिए गिरफ्तार किया गया था और मदरसे का गिराना उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। असम में अगस्त में ही 3 मदरसों को जमींदोज कर दिया गया। रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। असम के बोंगाई गांव जिले में एक मदरसे को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। पिछले 3 दिनों में दूसरे मदरसे के साथ ऐसा हुआ है और अगस्त में असम में गिराया जाने वाला ये तीसरा मदरसा है। प्रशासन ने मदरसे में रह रहे 200 से ज्यादा छात्रों को अलग ठिकाने पर पहुंचा दिया है, लेकिन मदरसा तोड़े जाने की अलग अलग वजहें सामने आ रही हैं। सरकारी आदेश में कहा गया है कि इमारत असुरक्षित थी, लेकिन यहां रहने वालों को शक है कि आतंकी संबंधों के शक में मदरसा तोड़ा गया। पिछले हफ्ते ही यहां पढ़ाने वाले मुफ्ती हफीजुर रहमान को कथित रूप से अल कायदा इन सब कॉन्टिनेंट या AQIS के साथ रिश्ते होने के लिए गिरफ्तार किया गया था। हमारा मदरसे में तो कोई जिहादी का कार्यकलाप मैंने नहीं है और मैंने कोई अभियान ही नहीं किया है। जो हमारा हम तो बार बार किया है, जो हम लोग आप लोग का हमारा मदरसे में तलाशी करिए। जिला पुलिस प्रमुख ने भी आतंक से तार जुड़े होने का दावा किया। ग्वालपारा से एक टीम आए थे पुलिस का, जो मदरसा के अंदर में एक छोटा सा चाय के दुकान था और जिस दुकान से कुछ आपत्तिजनक नथी पत्र इन लोगों ने बरामद किए हैं। असम सरकार कहती है कि सिर्फ उन मदरसों को ही निशाना बनाया जा रहा है जिनके आतंकियों के साथ संबंध है। हमने सारे सरकारी मदरसे बंद कर दिए हैं और सिर्फ उन निजी मदरसों पर कार्रवाई की गई है जिनका कट्टरवादियों से नाता है। लेकिन ये बुलडोजर हुकूमत, ये जो है योगी हुकूमत में चलेगा, आसाम में नहीं चलेगा। इसलिए हम चीफ मिनिस्टर साहब से आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस पॉलिसी को बंद करिए, बुलडोजर हुकूमत को बंद करिए। ये आपका काम नहीं है। अप्रैल के महीने से असम पुलिस ने अब तक
6 जिहादी मॉड्यूल का खुलासा किया है और पुलिस का ये दावा है कि ये सभी मॉड्यूल अल-कायदा से ताल्लुक रखते हैं और अब तक 35 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो कि मदरसा में पढ़ाते थे या फिर मस्जिद में इमाम थे, मगर सरकार का ये दावा है कि पुलिस के पास इनके विरुद्ध ठोस सबूत हैं। मगर इसके बीच अब देखा जा रहा है कि जो मदरसा में ये पढ़ाते थे या फिर जो मदरसा ये चलाते थे उनके विरुद्ध भी अब कार्रवाई की जा रही है। सरकार का ये दावा है कार्रवाई वहां पर ही हो रही है जहां पे कि जिहादी संबंध होने का पूरा ठोस सबूत है, मगर अब विरोधी पार्टी इस मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं टॉप 5 की। पिछले 2 घंटों में हमने आपको तमाम खबरें दिखाई हैं और अब वक्त हो गया है उसमें से एक खबर चुनने का। तो टॉप 5 में पहली खबर है जो तीसरा मोर्चा या जिसे मुख्य मोर्चा कहा जा रहा है उसका नेता कौन होगा, इस सवाल से असहज होते हुए नजर आए नीतीश कुमार। दूसरी खबर, मतभेदों को भुलाकर साथ आए विपक्ष एकजुट होना होगा और तभी बीजेपी मुक्त भारत होगा, ये बात कर रहे हैं शरद पवार। तीसरी खबर आई कर्नाटक से जहां पर लिंगायत धर्मगुरु की जमानत पर आज सुनवाई होने जा रही है। चौथी खबर असम से 1 महीने में तीसरे मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया है। और 5वीं खबर पाकिस्तान से जहां पर बाढ़ ने कहर ढाया है, 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आपको करना यह है हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है, अपनी पसंद की एक खबर चुननी है। उस खबर को आपको हम विस्तार से दिन भर दिखाएंगे।